हेलो बच्चों, हिंदी साइंस विद कुलेश सर में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और कुछ दिन तक मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, है ना, तो परेशान होने वाला बात नहीं है। आज से फिर से कंटिन्यू हो रहा है। अब वीडियो नहीं आने का जो रीज़न था वो था यहाँ लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है, और लाइट का प्रॉब्लम के साथ साथ मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब था, वॉइस ख़राब था। ठीक है, तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं आपका कक्षा 10वीं विज्ञान के विषय अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे धातु एवं धातु कर्म में धातु कर्म के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा है धातु के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण, उसके सक्रियता श्रेणी के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं धातु कर्म बारे में कि धातु कर्म किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही रोचक है, बहुत ही मजेदार है। और साइंस तो मजेदार सब्जेक्ट होता ही है। यदि नहीं लगता है आप लोग को मजेदार, बोर लगता है, तो मैं आप लोग को मजेदार करके दिखाऊंगा कि साइंस कितना मजेदार सब्जेक्ट होता है। पढ़ने में, सुनने में, देखने में सभी मजा आता है विज्ञान। ठीक है, अब देखो यहाँ पर धातु कर्म इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। इस चीज को आपको बेसिक याद रखना है कि धातु कर्म को अंग्रेजी में बोलते हैं मेटलर्जी। और मेटलर्जी विषय में आप लोग का इंजीनियरिंग का एक कोर्स भी होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग का एक तो कोर्स जैसे मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है ना, उसी प्रकार आपका मेटलर्जी का एक कोर्स भी होता है। ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक, इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखो धातु कर्म किसे कहते हैं। आप लोग जानते हो धातु किसे कहते हैं और धातु कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। खनिज और अयस्क के बारे में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज के बारे में भी पढ़े हैं। ठीक है, और धातु कहाँ से प्राप्त होते हैं? अयस्क से प्राप्त होते हैं। और अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। इतना तो आप लोग के माइंड में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को। ठीक है, जो अयस्क होते हैं जहां से हम लोग धातु प्राप्त करते हैं, जो तो धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जो विधि है, वही कहलाता है आपका धातु कर्म। ठीक है, अर्थात अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया या धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, तो प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या प्राप्त करेंगे? अयस्क से धातु निकालेंगे। ठीक है, अयस्क से धातु निकालेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, आप लोग नोट्स कर लोगे। अयस्क से अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म या धातु का निष्कर्षण दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, धातु कर्म कहते हैं। आए समझ में? क्लियर हो चुका परिभाषा। धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया या विधि को धातु कर्म कहते हैं। एकदम सरल है। ठीक है, यहाँ सोचने वाली बात है, धातु कहाँ से प्राप्त होते हैं? अयस्क से। तो जिस विधि द्वारा हम लोग प्राप्त करेंगे वही विधि क्या कहलाता है? आपका धातु कर्म। क्लियर हो चुका है? चलो, अब देखो यहाँ पर अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु कर्म कहते हैं। और धातु कर्म की जो विधियां हैं, जो चरण है, मुख्यतः 3 चरणों में कंप्लीट होता है। ठीक है, कितने तरीके समझो, है ना। तो देखो यहाँ पर इसके 3 चरण होते हैं। किसका? धातु कर्म है। यहाँ पर मिली जाता धातु कर्म के चरण। धातु कर्म के चरण, ये यहाँ पर लिख देता हूँ प्रक्रिया। बोला गया है ना, प्रक्रिया को बोलते हैं बोल के, इसलिए यहाँ पर 3 प्रक्रियाएं होती हैं। कितने प्रक्रिया? 3। तो देखते हैं क्या क्या होते हैं ना। चलो, तो पहला होता है आपका अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। क्लियर हो गया? पहला जो धातु कर्म की प्रक्रिया है, कितने प्रक्रिया होते हैं? मुख्यतः 3। यहाँ पर मैं 3 लिख दिया, 3 प्रक्रिया होते हैं। तो पहला होता है अयस्क का सांद्रण। उसके बाद दूसरा होता है आपका अयस्क का निष्कर्षण। अयस्क का निष्कर्षण। क्लियर हो चुका है? अयस्क का निष्कर्षण। उसके बाद आपका तीसरा होता है अयस्क का शुद्धिकरण।
अयस्क का शुद्धिकरण। समझ में आ चुका है, बन जाएगा। तो पहला क्या होता है आपका, पहला क्या होता है फिर से देखो, अयस्क का सांद्रण, दूसरा अयस्क का निष्कर्षण, और तीसरा होता है आपका अयस्क का शुद्धिकरण। तो समझ में आ चुका है धातु कर्म किसे कहते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को, विधि को धातु कर्म कहते हैं। इसके मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला होता है आपका अयस्क का सांद्रण, दूसरा होता है आपका अयस्क का निष्कर्षण, और तीसरा होता है आपका अयस्क का शुद्धिकरण। ये 3 चरणों में पूर्ण होता है, तो हम तब हमको जाके शुद्ध धातु प्राप्त होते हैं। इस चीज को आपको समझ में आना चाहिए। मेरे ख्याल समझ में आ चुका है। चलो देखो यहाँ पर अयस्क का सांद्रण पहले देखते हैं, अयस्क का सांद्रण, फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे। अब देखो यहाँ पर अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं समझना है आपको। आप लोग जानते हैं कि खनिज को हम लोग कहाँ से निकालते हैं, जमीन के अंदर से निकालते हैं, खन के निकालते हैं, ठीक है। और अयस्क क्या है, माने खनिज का एक रूप है जिसे हम लोग अयस्क निकालते हैं, जिसमें धातुओं की मात्रा ज्यादा होती है। तो धातुओं के साथ साथ वहां पर कुछ अशुद्धियां भी होते हैं। धातुओं के साथ साथ अयस्क क्या होते हैं, अशुद्धियां होते हैं। किसके किसके, रेत के होते हैं, मिट्टी के होते हैं, कंकड़ पत्थर इत्यादि रासायनिक पदार्थों का अशुद्धियां होते हैं। उन अशुद्धियों को अधात्री या गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अधात्री या गैंग कहते हैं। अर्थात अयस्क में धातु के साथ साथ अशुद्धियां भी होते हैं। अशुद्धियों के रूप में कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, आए समझ में। और मिट्टी होते हैं, कंकड़ होते हैं, रेत होते हैं, आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं। यही अशुद्धियां क्या कहलाते हैं, आपका गैंग कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, देख लो, अयस्क के सांद्रण में, फिर इसका मैं परिभाषा दूंगा, फिर इसका कौन कौन से विधि इसका वर्णन हम करते जाएंगे। तो अयस्क का पहले सांद्रण को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले गैंग लिख देता हूँ, है ना, गैंग। इस चीज को 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, गैंग किसे कहते हैं ना। तो यहाँ पर देखो, अयस्क में धातु के साथ मिट्टी, रेत, पत्थर आदि के अशुद्धियां होते हैं। क्या होते हैं, अशुद्धियां होते हैं, जिसे अधात्री या गैंग कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको गैंग समझ में, जो अशुद्धियां उसी को बोलते हैं, ठीक है, बन जाएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि गैंग किसे कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखो अयस्क का सांद्रण का मतलब क्या होता है। अयस्क का सांद्रण का मतलब ये होता है, अभी देखो गैंग समझ में आ चुका है, धातु के साथ जो अशुद्धियां होते हैं उसको गैंग कहते हैं। तो जो धातु के साथ जो अशुद्धियां होते हैं जिसे गैंग कहते हैं, उसी गैंग को अलग करना, अर्थात धातु और अशुद्धि को अलग करने की विधि को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। आया समझ में। अयस्क का सांद्रण किसे कहते हैं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि धातु के साथ जो अशुद्धियां होते हैं, धातु के साथ जो अशुद्धियां होते हैं, उन दोनों को अलग करना, उन दोनों को अलग करने की विधि को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। आया समझ में। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देख के लिख सकते हो या पैराग्राफ आप लोग चेंज करके लिख सकते हो। अयस्क में उपस्थित, नोट्स करते जाओ, अयस्क में उपस्थित धातु और उसके अशुद्धियों को पृथक करना ही, पृथक में अलग करना ही क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण कहलाता है। समझ में, गैंग समझ में आ चुका है। जो धातु के साथ जो अशुद्धि रहते हैं, मिट्टी, रेत, पत्थर आदि, उन सबको गैंग कहते हैं। और इसी को धातु और गैंग, अर्थात धातु यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर जैसे धातु प्लस गैंग, ये दोनों होते हैं समझो अयस्क में। तो इन दोनों को पृथक करना, इन दोनों क्या करना, पृथक करना,
कि क्या कहलाता है आपका अयस्क का सांद्रण कहलाता है। बन जाएगा। चलो क्लियर है। इसके 3 विधियां होते हैं, आपको याद रखना है। कितने विधियां होते हैं? 3 विधियां होते हैं। यहां पर इसके विधि लिख देता हूं। अयस्क के सांद्रण के मुख्यतः 3 विधियां होते हैं। देख लो यहाँ पर कौन कौन से 3 विधियां होते हैं। पहला होता है आपका, देखो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसका पहला जो विधि होता है वो होता है आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि। ठीक है, गुरुत्व पृथक्करण विधि, ये पहला होता है आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि। ठीक है, दूसरा होता है आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, और तीसरा होता है आपका झाग उत्प्लावन विधि। झाग उत्प्लावन विधि। और तीनों के तीनों मोस्ट आईएमपी हैं। क्या है आपका? मोस्ट आईएमपी। इसको आप बड़े से बड़े कोर्स में अध्ययन करें। मैं पहले बता चुका हूँ, मेटलर्जी में आपका विशेष एक इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, इंजीनियरिंग भी होता है इसमें। तो आप लोग को विशेष तरीके से पढ़ाया जा रहा है हर चीज को, बारीक से बारीक चीज को। तो आप लोग बिल्कुल अब इसको ध्यान लगाओ अपना। अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो कोशिश करो, ठीक है। वीडियो को बीच में रोक के भी देख सकते हो, रिवाइज करके भी देख सकते हो, समझना है तो। इतना क्लियर है। चलो, धातु कर्म किसे कहते हैं? अयस्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। क्लियर है। इसके मुख्यतः 3 चरण होते हैं, अयस्क का सांद्रण, अयस्क का निष्कर्षण और अयस्क का शुद्धिकरण। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या है आपका? अयस्क का सांद्रण, फिर दूसरा क्या है? अयस्क का निष्कर्षण, तीसरा क्या है आपका? अयस्क का शुद्धिकरण। चलो क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अयस्क का सांद्रण में आपको पहले समझाया था गैंग। गैंग के बारे में क्या होता है? अयस्क में है ना, अयस्क में धातु के साथ जो मिट्टी, रेत, पत्थर आदि के जो अशुद्धियां होते हैं उसी को क्या कहते हैं? धात्रिय गैंग कहते हैं, माने शुद्धियां कहते हैं, समझो। ठीक है, उसी शुद्धियां को गैंग कहते हैं। जो भी शब्दों में आप लोग याद रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसके बाद क्या समझाया था? अयस्क सांद्रण का मतलब क्या है? अयस्क सांद्रण का क्या मतलब है? यहाँ पर देखो, अयस्क में उपस्थित धातु और उसके अशुद्धियों को पृथक करना ही अयस्क का सांद्रण कहलाता है। जो अशुद्धि रहते हैं, जो धातु रहते हैं, उन दोनों को अलग अलग कर देंगे। वही अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अयस्क का सांद्रण कहते हैं। इसको मुख्यतः 3 विधि होते हैं। ठीक है, अयस्क सांद्रण के 3 विधि होते हैं। पहला होता है आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि, दूसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरा होता है आपका झाग उत्प्लावन विधि। क्लियर है? कितने विधि होते हैं? अयस्क सांद्रण के मुख्यतः 3 विधि होते हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और झाग उत्प्लावन विधि। तो अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे गुरुत्व पृथक्करण विधि के बारे में। क्या पढ़ेंगे? गुरुत्व पृथक्करण विधि के बारे में। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गुरुत्व पृथक्करण विधि ये मोस्ट आईएमपी विधि है और बहुत ही मजेदार है, एकदम सरल, इसमें टेंशन होने वाली कोई बात नहीं है। चलो हम देखते हैं अयस्क के सांद्रण का पहला विधि गुरुत्व पृथक्करण विधि, जिसका डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। डायग्राम में समझाऊंगा और उसको आपको लिख के भी दिखाऊंगा और लिख के भी यहाँ पर रखेंगे ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में सरलता हो और नोट्स बनाने में आप लोग को हेल्प मिल सके और आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। तो पहला विधि हमारे पास क्या है? गुरुत्व पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि, चलो इसको समझते हैं। एकदम आसान है, चिंता मत करना, मेरे रहते हुए चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। और साइंस को याद रखना है, ठीक है, और समझना है, लेकिन रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर गुरुत्व पृथक्करण विधि नाम से स्पष्ट है कि ग्रेविटी के नियम के अनुसार यह काम करेगा। तो पहले मैं चित्र का वर्णन कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसको समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चित्र में क्या करते हैं, जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पाइप नुमा लगा हुआ किप बोल सकते हैं इसको। डायग्राम दूसरे तरीके से है, एनसीईआरटी बुक में इस तरह से बनाया गया है, लेकिन वास्तव में देखेंगे तो यहाँ पर छोटा सा किप लगा रहता है। किप में क्या होता है, जो अयस्क होते हैं उसको बारीक पीस देते हैं। और देखो यहाँ पर ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन आपको दिख रहा है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा लाइन है वास्तव में सीढ़ी नुमा नली होता है। सीढ़ी नुमा क्या होता है? नली होता है। यहाँ पर लिख दिया देखो,
सीढ़ीनुमा नली होता है और नली के नीचे में छोटे छोटे कंटेनर लगे रहते हैं। छोटे छोटे क्या लगे रहते हैं? कंटेनर वाले। यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, दिखने के लिए क्योंकि आपको एनसीईआरटी बुक इस प्रकार डायग्राम नहीं दिया गया है। ये जो है सिंपल डायग्राम है, ऊपरी फ्लोट है समझो, कहने मतलब इसका जो रेखीय चित्र के रूप में यहाँ पर इसको दिया गया है। तो इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे कंटेनर लगे होते हैं। इस पाइप के नली में छोटे छोटे क्या लगे रहते हैं? कंटेनर लगे रहते हैं। ये देखो यहाँ पर बना दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। छोटे छोटे डब्बा नुमा क्या लगा रहता है? कंटेनर लगा रहता है। ठीक है, ये देखो बना दिया हूँ, क्लियर है, ताकि आप लोग को समझने में और आसानी मिल सके। बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो सीढ़ी नुमा पाइप लगा रहता है। यहाँ पर क्या कहते हैं? बारीक जो चूड़ा होते हैं, किसका चूड़ा होता है? अयस्क को बारीक पीस देते हैं, जिसको अयस्क का चूड़ीकरण भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, जो आप लोग क्लास 12वीं में पढ़ोगे। तो यहाँ पर अयस्क होते हैं, उसको हम पीस देते हैं और पानी के फुहारे के साथ, पानी के फुहारे के साथ क्या करते हैं? इसको प्रवाहित किया जाता है, अर्थात पानी के साथ मिला देते हैं और इस पाइप में क्या करते हैं? उसको प्रवाहित कर देते हैं। पाइप में क्या करते हैं? प्रवाहित कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? पाइप में कंपन उत्पन्न, कंपन, ताकि वो जो कण है वो छन के नीचे आ जाए, वाइब्रेट होके, माने कहने मतलब कि वाइब्रेट करेंगे किसको? पाइप को। पाइप में क्या बह रहा है आपका? यहाँ पर जो अयस्क है वो पानी के साथ बह रहा है, प्रवाहित होता है समझो। तो यहाँ पर जो प्रवाहित हो रहा है अयस्क का, वो किसमें? आपका पाइप में रहता है। आप पाइप को क्या करते हैं? वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट इसलिए करते हैं क्योंकि जो अयस्क है उसमें क्या है? अशुद्धियां भी हैं। तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए, हटाने के लिए अयस्क से पाइप को वाइब्रेट करते हैं। इसलिए यहाँ पर देखो वाइब्रेटर लगाया जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाइब्रेटर होता है पाइप को वाइब्रेट करने के लिए। ठीक, इसको बोलते हैं वाइब्रेटर। क्लियर हो गया? जैसे वाइब्रेट करते हैं, है ना, जो अयस्क है वो पानी के साथ नीचे बहता है, तो जो भारी कण होते हैं, भारी कण होते हैं मतलब जो धातु जिसका हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सांद्रण कर रहे हैं, माने अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो धातु के जो बड़े कण होते हैं वो पाइप के द्वारा छान के कंटेनर में क्या होते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं भारी जो वस्तु होती है नीचे की ओर गिरता है। तो यहाँ पर देखो ये एकत्रित हो गया, यहाँ पर एकत्रित हो गया, यहाँ पर एकत्रित हो गया, यहाँ पर एकत्रित हो गए। ठीक है, ये धातु के कण देखो, यहाँ पर अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण हमको यहाँ पर मिल चुका है। और जो अशुद्धियां होते हैं वो बहकर क्या होते हैं? एकत्रित हो जाते हैं यहाँ पर अलग से। ठीक है, या बहकर बाहर हो जाते हैं। आया समझ में? तो यहाँ पर क्या लिखना है? एक चीज को आपको याद रखना है कि पहले अयस्क को बारीक पीस देते हैं। बारीक पीसने के बाद पानी के साथ उसको प्रवाहित किया जाता है और यहाँ पर वाइब्रेट किया जाता है किसको? पाइप के नली को। वाइब्रेशन के साथ क्या करते हैं? कंपन के साथ पानी को प्रवाहित करते हैं। तो जो अयस्क के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे कंटेनर जो होते हैं उसमें एकत्रित हो जाते हैं और जो अशुद्धियां होते हैं वो बहकर बाहर निकल जाते हैं, जिसको अलग से एकत्रित कर लिया जाता है या उसको अलग कर दिया जाता है। अशुद्धियां हल्के होते हैं, तो अशुद्धियां जो हल्के होते हैं वो बहकर निकल जाते हैं, लेकिन अयस्क के जो कण होते हैं वो भारी होते हैं, इसलिए वह नीचे बैठ जाता है, नीचे एकत्रित हो जाते हैं छोटे छोटे जो कंटेनर लगे रहते हैं उसमें। क्लियर हो चुका है? चलो अब देखो यहाँ पर इस विधि में कौन से अयस्क का उपयोग किया जाता है? तो इस विधि में कार्बोनेट और ऑक्साइड के अयस्क का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पॉइंट हिसाब से, ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, कार्बोनेट और ऑक्साइड के अयस्क, ऑक्साइड के अयस्कों का उपयोग किया जाता है। अयस्कों का उपयोग किया जाता है। क्लियर हो चुका है? कार्बोनेट और ऑक्साइड के अयस्कों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अयस्क आएगा? हेमेटाइट, हेमेटाइट या हेमाटाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, हेमटाइट भी बोल सकते हैं इसको, हेमेटाइट। क्लियर है? हेमेटाइट अयस्क यहाँ पर क्या करते हैं? उपयोग किया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है, किसका? आपका हेमेटाइट का। बन जाएगा, क्योंकि हेमेटाइट क्या होते हैं? यहाँ पर देखो हेमेटाइट क्या होते हैं? ऑक्साइड के अयस्क होते हैं जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। Fe2O3 वाला पढ़े नहीं पढ़े हो? क्लियर है? ठीक है, हेमेटाइट का अयस्क सांद्रण इस विधि द्वारा हम लोग करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद होना चाहिए, कैसे लिखोगे? इस विधि के द्वारा, कौन सा विधि? गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा कार्बोनेट और ऑक्साइड के अयस्कों का उपयोग किया जाता है। इसको सामने में आप लोग जोड़ देना। क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना चाहिए, इस विधि का उपयोग हम तब उपयोग करेंगे जब यहाँ पर जो धातु हैं और जो अशुद्धियां हैं उनके सांद्रण में, उनके जो सांद्रण होते हैं अर्थात घनत्व में अंतर होना चाहिए। ठीक है, इस विधि द्वारा
इस विधि का उपयोग लिखो, है ना, इस विधि का उपयोग धातु और अशुद्धियों, ठीक है, धातु और अशुद्धियों के मध्य घनत्व में अधिक अंतर होने से किया जाता है। अर्थात इस विधि को उपयोग हम तब करेंगे जब क्या क्या चीजें, अशुद्धियां और आपका धातु, यहां पर देखो धातु प्लस अशुद्धियां, इन दोनों को अलग करते हैं। तो ये विधि कब लागू होगा, जब धातु का सांद्रण अर्थात अधिक हो, अधिक और ये भारी हो तब, ठीक है, और अशुद्धियां कम हो और कैसा हो आपका, हल्की हो, क्योंकि अशुद्धियां क्या होते हैं, हल्के होते हैं, इसीलिए बहकर बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है। इस विधि का उपयोग तब हम करेंगे जब धातु भारी हो और अशुद्धियां हल्की हो और धातु का सांद्रण अधिक, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, सांद्रण या घनत्व, सांद्रण या घनत्व ले सकते हो, ठीक है, दोनों अलग अलग रहने के लिए, लेकिन आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है, सांद्रण या घनत्व। तो सांद्रण और घनत्व जो होते हैं वो क्या है, इनके आधार पर अलग अलग किया, जब धातु का सांद्रण अधिक हो, घनत्व अधिक हो और ये भारी हो, अशुद्धियों का सांद्रण कम हो, सांद्रण कैसा हो, कम हो और हल्की हो, तो इस कंडीशन में कौन सा विधि उपयोग करते हैं हम लोग, गुरुत्व पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट का नोट के रूप में लिख लो, ये विशेष आपको याद रखना है, ठीक है। पहला क्या है आपका, गुरुत्व पृथक्करण विधि में कौन सा अयस्क का उपयोग करते हैं, तो कार्बन और ऑक्साइड के अयस्क जैसे कि हेमेटाइट का उपयोग किया जाता है। इस विधि कब लागू होगा, जब धातु के सांद्रण अधिक और भारी हो और अशुद्धियों का सांद्रण कम और हल्की हो, तभी हल्की क्या होते हैं, बहकर बाहर निकल जाते हैं, जो भारी होते हैं वो कंटेनर में एकत्रित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस विधि का उपयोग किया जाता है। मेरे ख्याल से ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ चुका है। क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पर तीसरा पॉइंट डालता हूँ, तीसरा पॉइंट में इसका क्रिया विधि आ जाएगा, वही यहाँ से हम लोग मिला के लिखेंगे, ठीक है, मैं सिखाऊंगा कैसे इसको हम लोग टोटल मिलाकर लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने शब्द लिख रहा हूँ, आप लोग भी अपने शब्द लिख सकते हो। याद रखना साइंस क्या होते हैं, नॉलेज होते हैं, है ना, नॉलेज के रूप में इसको एकत्रित करना है, रटना बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले अयस्क को, किसको, अयस्क को बारीक पीसकर पानी के तेज धारा के साथ प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है तथा कंपन भी उत्पन्न किया जाता है, जिसके कारण भारी अयस्क के कण है ना, पाइप में एकत्रित हो जाते हैं या नीचे बैठ जाते हैं, तभी आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा कण नीचे बैठ जाते हैं और अशुद्धियां हल्के होने के कारण बहकर बाहर हो जाते हैं, और अयस्क के कण को
अयस्क के कण को एकत्र कर लिया जाता है, एकत्र कर लिया जाता है। इतना में आपको कंप्लीट होता है कि आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि एकदम सरल है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले अयस्क को बारीक पीस देंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, तेज धारा से उसको प्रवाहित करेंगे, वाइब्रेशन द्वारा वो क्या करेंगे, यहाँ पर वाइब्रेट उत्पन्न करेंगे, कंपन उत्पन्न करेंगे, जिससे क्या होंगे, अयस्क के कण और आपका शुद्धियां दोनों अलग अलग हो जाएंगे और अयस्क के कण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। देखो यहाँ पर नीचे क्या हो एकत्रित हो गए हैं, जबकि अशुद्धियां कण क्या होते हैं, बाहर बहकर बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं तो बाहर जाते हैं, भारी होते हैं तो बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार कंप्लीट होता है आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि। अब आपके बुक में इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जब पेपर में कैसे लिखना अगर पूछेगा, गुरुत्वाकर्षण विधि का या गुरुत्व पृथक्करण विधि का वर्णन कीजिए चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंट को आपको एक साथ मिला के लिखना है। कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, गुरुत्व पृथक्करण विधि अयस्क सांद्रण का सबसे महत्वपूर्ण विधि होता है। इस विधि में कार्बोनेट और ऑक्साइड के अयस्कों का उपयोग किया जाता है। यह जो विधि होता है तब लागू होता है जब अयस्क के जो कण भारी हो और इसकी सांद्रता अधिक हो और अशुद्धियां जो हो वो कम हो, हल्की हो, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले देखो मैं तीनों पॉइंट को मिलाकर यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले अयस्क को बारीक पीस कर तेज धारा माने पानी की तेज धारा द्वारा क्या करते हैं, प्रवाहित किया जाता है, जिससे क्या होते हैं, जो अयस्क कण होते हैं और जो अशुद्धि होते हैं दोनों अलग हो जाते हैं और अयस्क कण भारी होने के कारण क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और अशुद्धियां अलग होने के कारण क्या होते हैं, पानी की धारा के साथ बहकर अलग हो जाता है और हम क्या करते हैं, अयस्क कण को एकत्रित कर लेते हैं। इस प्रकार से अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। कौन से विधिया में, आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका है। चलो एक बार क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो, अब वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो फिर से वही याद रखना है, वीडियो में क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और बेल आइकन भी दबाओ ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके। धन्यवाद।